Hello students, how are you? I hope you all are well, safe at home with your parents, families. लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने क्या बात की थी? वी हैव टॉक्ड अबाउट फिजिकल वर्ल्ड. फिजिकल वर्ल्ड में हमने सबसे पहले बात किया व्हाट इज फिजिक्स. आफ्टर दैट वी केम टू नो साइंस एंड साइंटिफिक मेथड. व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज साइंटिफिक मेथड. After that we read about basic principle of physics के फिजिक्स किन बेसिक प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? स्कोप. स्कोप में हमने दो तरीके के स्कोप पढ़े थे, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ रखा था. ये तो स्कोप था. अब हम बात करेंगे एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट क्या है? आजकल लोगों के लिए एक नई एक्साइटमेंट बनी हुई है कि हमने बोला दो स्कोप हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कोप, माइक्रो एंड माइक्रो. लेकिन लोगों को इसमें चीजें आकर्षित कैसे करती हैं? कैसे? मैक्रो में हमने बात की सबसे बड़े सेलेस्टियल बॉडीज की, मून की, अर्थ की, सन की, इन सब की बात की. माइक्रोस्कोपिक में हम लोगों ने किसी की बात की? न्यूक्लियस की, मॉलिक्यूल्स की, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात की. कहने का मतलब बहुत बड़े लेवल से हमने किसके छोटे लेवल की तरफ बात की. लेकिन लोगों को एक्साइट क्या करता है? हमेशा कुछ नया. तो इन दोनों के बीच में, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के बीच में एक नया रिसर्च का जो है डायरेक्शन या एक नई स्टडी चालू की गई जिसे हम क्या बोलते हैं? मेसोस्कोपिक. मेसोस्कोपिक. मेसोस्कोपिक का मतलब है कि मैक्रो एंड माइक्रो दोनों के बीच का. मैक्रो बहुत बड़ा, माइक्रो बहुत छोटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन दोनों के बीच में. दैट मीन्स बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स. बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स. हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे, जैसे 100, 150 ऐसे एटम्स हों या इतने बड़ी चीज़ों की अगर हम स्टडी करेंगे तो वो क्या होगी? मेसोस्कोपिक. तो आजकल ये नया जो फील्ड है मेसोस्कोपिक, दैट इज सो एक्साइटिंग दीज डेज एंड पीपल आर eager to know about that mesoscopic. what is mesoscopic world? इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे. नेक्स्ट है हमारा कि फिजिक्स में एक्साइटमेंट क्या है. what is excitement in physics? तो इसका भी जवाब वही है कि फिजिक्स में क्या सब कुछ एक्साइटमेंट ही है. कैसे? हाउ डज आवर व्हीकल्स मूव? हमारी गाड़ियां कैसे चलती है, जानना एक्साइटमेंट है. हमारे डेज एंड नाइट कैसे शिफ्ट हो रहे, ये जानना भी एक्साइटमेंट की बात है. कि दिन कैसे हो जाता है, रात कैसे हो जाती है, वेदर साइकिल कैसे चेंज हो जाता है, कभी गर्मी लगती है, कभी बारिश होती है, जैसे आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, कभी ठंडी भी लगती है खूब. तो ऐसे चीज़ें एकाएक क्या हो रही है, टाइम टू टाइम चेंज हो रही हैं. तो ये सब हमें क्या लगता है? बड़ा एक्साइटिंग लगता है. हम लोगों को एक्साइटिंग लगता है कि ठंडी आने वाली है, विंटर सेशन इज कमिंग, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा अच्छा पहनने को मिलेगा, कुछ भी खाइए, आपको जो है ठंडी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. तो ये सब तो है हमारा जो है एक्साइटमेंट कि हम नेचर के किसी भी लॉ के बारे में या किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में जान सकते हैं कि नेचर का वो लॉ कैसे काम कर रहा है या कैसे वर्क कर रहा है. जैसे हमारा फैन, ये क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है. कैसे कर रहा है ये भी तो जानना है कि एक्साइटमेंट की बात है ना. हमारी बिल्डिंगें हैं, बिल्डिंग में अगर किसी पिलर में कोई कहीं वो अर्थक्वेक में क्रैक आ जाए तो उसको हम जो है क्या पूरी बिल्डिंग को लेके कैमरा या रिकॉर्डिंग चेक करते? नहीं. वी हैव टेक्नोलॉजीज. हमारे पास टेक्नोलॉजी है चेक करने के लिए. हम नीचे
बैठे रहते हैं और मशीन सेट किया और ऊपर तक हमें पता चल गया कि जो है बिल्डिंग के पिलर में क्रैक कहाँ पे आया हुआ है। तो ये सब एक्साइटिंग ही तो है। जैसे एक्साइटिंग और क्या है कि हम लोग वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं। मैं आपको लाइव क्लास में ना पढ़ा के क्या कर रहा हूँ, मोबाइल के जरिए पढ़ा रहा हूँ। दैट इज ऑल्सो एक्साइटिंग, क्योंकि आजकल तो यही एक्साइटिंग बचा हुआ है, बाकी तो कोरोना है। तो एक्साइटमेंट के बाद आता है हमारा कि टेक्नोलॉजी, कहने का मतलब फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इनका क्या रिलेशन है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है या जो टॉपिक है वो क्या है कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम लोग आज बात करेंगे फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। कहने का मतलब है कि हाउ डज फिजिक्स चेंज अ सोसाइटी। फिजिक्स कैसे किसी सोसाइटी को क्या करता है, चेंज करता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि फिजिक्स लेट्स अस टू न्यू डिस्कवरीज। फिजिक्स में नई नई डिस्कवरीज होती हैं जिनके कारण नई टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्नोलॉजी का क्या होता है, जन्म होता है। फिजिक्स कभी हमको टेक्नोलॉजी देता है तो कभी टेक्नोलॉजी के कारण नई फिजिक्स का डेवलपमेंट होता है। क्या हुआ कि कभी फिजिक्स हमें किस तरफ लेके जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी देता है, और कभी हम क्या करते हैं, नई टेक्नोलॉजी पा जाते हैं तो उसके कारण एक नया फिजिक्स डेवलप कर लेते हैं। जैसे अर्लियर इन 1905 और 1920 अल्बर्ट आइंस्टीन he gave the energy mass equation। एनर्जी मास इक्वेशन दिया उन्होंने, E इक्वल टू mc स्क्वायर। इससे हमको एक चीज पता चल गई क्या, कि हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये फिजिक्स था, कॉन्सेप्ट दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने कि हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इससे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हुई। इस फॉर्मूले को या इस कॉन्सेप्ट को यूज करके दी मेड एटॉमिक बॉम्ब, हम लोगों ने परमाणु बम बनाया, जिसके उपयोग, जिसके यूजेस और साइड इफेक्ट्स तो आपको पता है, क्योंकि सब जानते हैं कि व्हाट आर कैपेबल ऑफ अ न्यूक्लियर बॉम्ब। एक न्यूक्लियर बम की क्या कैपेबिलिटीज होती हैं, वी ऑल नो दैट, वी हैव सम ऑफ अस वी हैव सीन दैट। हम लोगों में से कुछ लोगों ने उसको देखा है, महसूस किया है। अच्छा, इस फॉर्मूले से हमको एक नई चीज बनाई हम लोगों ने, क्या, न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब को हम लोगों ने यूज किया तो उसके साइड इफेक्ट्स और उसके प्रॉपर्टीज हमको पता चल गया। फिर हम लोगों ने उस न्यूक्लियर बॉम्ब से क्या बनाने लगे, हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर एनर्जी से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पाते हैं, काफी लो रेट में, कम पोल्यूशन के साथ पाते हैं, और उस लाइट को हम ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो देखिए, पहले एक कॉन्सेप्ट फिजिक्स का डेवलप हुआ, E इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी मास इक्वेशन डेवलप हुआ। उस एनर्जी मास इक्वेशन के जरिए हमने एक क्या बनाया, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। और उस न्यूक्लियर बॉम्ब से हमने एक और चीज निकाली, एक अच्छी चीज निकाली बाहर। उसमें बुराइयां हमको पता चली, कमियां पता चले कि ये बहुत डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। लेकिन उसका जो सेकंड साइड हमको पता चला कि हम इस एनर्जी को क्या सोसाइटी के अपलिफ्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को हम क्या कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं।
क्योंकि ज़्यादा लाइट, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा पावर होगी तो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो लोगों का जीवन स्तर क्या होगा, ऊपर बढ़ेगा। जैसे पहले हम लोग लैंटर्न में पढ़ा करते थे, उससे भी पहले दिया, वो केरोसिन वाला, उसके बाद क्या आया आपका लैंटर्न, लैंटर्न के बाद बल्ब आए, वो गोल वाले लट्टू वाले बल्ब, लट्टू वाले बल्ब, लट्टू वाले बल्ब इसलिए क्योंकि जब पहली बार एडिसन ने बल्ब बनाया तो उसको उन्होंने कुछ ऐसा ही नाम दिया, वो लट्टू के आकार का। उस बल्ब से हम लोगों ने क्या बनाए, उसके बाद CFL बनाए, CFL बनाने के बाद आज हम लोग किस चीज़ को यूज करें, LEDs को। तो ये क्या है, डेवलपमेंट है। जैसे जैसे हमारा फिजिक्स आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ती है। कोई भी नेशन या कोई भी कंट्री उतनी ही डेवलप्ड होगी जितनी उस कंट्री की फिजिक्स डेवलप्ड होगी, बिकॉज फिजिक्स का डेवलपमेंट किसकी तरफ लेके जाता है हमको, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की तरफ। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम लोगों को क्या करता है, हमारे जीवन को सुधारता है, हमारे स्तर को ऊंचा करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है। तो फिजिक्स क्या करता है, हमको टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाता है। और टेक्नोलॉजी किसके यूज के लिए वो टेक्नोलॉजी है, सोसाइटी के लिए। अल्टीमेटली फिजिक्स किससे रिलेटेड है, सोसाइटी। तो ये हो गया हमारा फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी की। बहुत बार हम ये क्या करते हैं, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उससे नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, जिसके कारण सोसाइटी को क्या होता है, फायदा होता है। जैसे बल्ब का एग्जाम्पल दिया हमने, जैसे E=mc² के एग्जाम्पल दिए हम लोगों ने। तो ये तो था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर है कि फिजिक्स में हम सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, फिजिक्स हम लोगों ने बात की थी, फिजिकल वर्ल्ड में बात कर रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड मतलब नेचर, नेचर मतलब नेचुरल साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं। और नेचुरल साइंस का बेसिक पार्ट क्या है, फिजिक्स। नेचुरल साइंस का बेसिक पार्ट क्या है, फिजिक्स। और फिजिक्स में सबसे ज़्यादा स्टडी हमको किसी चीज़ की करनी पड़ती है तो वो है फोर्सेस। वो क्या है, फोर्सेस। सो वी कैन से नाउ कि इफ वी टॉक अबाउट फिजिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्सेस। अगर हम फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्सेस। फिजिक्स इज रिलेटेड टू फोर्स। ये सही नहीं है, फोर्स इज रिलेटेड टू फिजिक्स। कि फोर्सेस क्या है, फिजिक्स से ही आते हैं। अल्टीमेटली फिजिक्स इज ऑल अबाउट फोर्स। और अगर अब हम फोर्स के बिहाफ पे फिजिक्स की बात करें तो ऑन बिहाफ ऑफ फोर्सेस फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट्स। ऑन बिहाफ ऑफ फोर्सेस नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। अभी हम लोगों ने बात की क्या कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट फोर्स। फिजिक्स की स्टडी कुल मिला के हमको अल्टीमेटली किस चीज की स्टडी है, फोर्सेस की, बल की। एंड ऑन बिहाफ ऑफ फोर्सेस, ऑन बिहाफ ऑफ फोर्सेस, ऑन बिहाफ ऑफ फोर्सेस फिजिक्स is divided into 4 main parts. हमने बोला, हम लोगों ने बात की कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट फोर्स। तो अब हम फोर्स के अगर बिहाफ पे बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स को फोर्स के बिहाफ पे 4 मेन भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला फर्स्ट कौन कौन से हैं, वो चारों पार्ट कौन कौन से हैं।
सो फर्स्ट कम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट वन कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला कौन सा है हमारा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, दैट इज द वीकेस्ट फोर्स इन दिस यूनिवर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? सबसे कमजोर, सबसे छोटा फोर्स है इस पूरे यूनिवर्स का। इससे छोटा कोई फोर्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। इससे छोटा कोई फोर्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे छोटे, सबसे वीकेस्ट कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कहां वर्क करते हैं? टू मासेस के बीच में। कोई भी दो मास हो या कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा तो उसके पास कुछ ना कुछ उसका अपना मास जरूर होगा। तो कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे वर्क करेगा। ठीक, ये वीकेस्ट फोर्स है। वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में ये वीकेस्ट फोर्स है। सेकंड, ये क्या है? इट एक्ट्स बिटवीन टू मासेस या टू ऑब्जेक्ट्स। ये किसके बीच में वर्क करता है? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। इट वर्क्स बिटवीन टू बॉडीज। ये दो ऑब्जेक्ट्स या दो बॉडीज के बीच में वर्क करता है। जैसे आपका ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया। कोई भी दो ऑब्जेक्ट आप सपोज कर लीजिए इस यूनिवर्स में, वो कहीं भी प्लेस्ड हो, कितने भी डिस्टेंस पे प्लेस्ड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ना? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। इट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कैसे पता? अरे भाई, सन कहाँ है, हमारा अर्थ कहाँ है, मून कहाँ है, स्टार्स कहाँ है? स्टिल दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। क्योंकि उनके बीच में बहुत सारे मीडियम्स हैं, कहीं मीडियम नहीं भी है तब भी वर्क कर रहा है ना। इसका मतलब कि ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर मीडियम हो तब भी वर्क करेगा, और अगर मीडियम ना हो फिर भी ये वर्क करेंगे। तो यह है ग्रेविटेशनल फोर्स। इनकी एक और खासियत है, अभी जो हमने बात की कि हम यहाँ से सन, मून, अर्थ इन सब की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये रेंज कैसा है? लॉन्ग रेंज। तो ये फोर्स कौन सी रेंज का है? लॉन्ग रेंज फोर्स है। इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स। फोर्थ, इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड हम बात करें किसकी? सेकंड है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। नाम से ही स्पष्ट। क्या स्पष्ट है? पहला वर्ड क्या है इसका? वीक। कहने का मतलब ये कमजोर बल है। इट्स ऑल्सो अ वीकेस्ट फोर्स, बट
स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी बहुत कमजोर है, बहुत छोटा है, इसका भी एग्जिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होगी, ज्यादा। सो वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स भी क्या है, वीक कहने का मतलब कमजोर है। क्या है ये, कमजोर। दूसरा क्या था, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर से एक चीज हमको क्लियर है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो ये फोर्स कहाँ एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियस में। कब एग्जिस्ट करता है, जब कोई न्यूक्लियस बीटा डीके करता है, कहने का मतलब बीटा एमिशन करता है। जैसे बीटा एमिशन कौन करता है, मैक्सिमम ये रेडियो एक्टिव रेज हैं, और रेडियो एक्टिव रेज क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा, इन सब पार्टिकल्स को क्या करते रहे, परमानेंट एमिट करते रहते हैं, और खुद को क्या करते रहते हैं, डीके, घटाते रहते हैं। ठीक, तो यही जब बीटा एमिशन होता है किसी भी न्यूक्लियस में, जब कोई भी न्यूक्लियस क्या करता है, बीटा एमिशन करता है, कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, बीटा एमिशन का मतलब क्या निकालता है, एक इलेक्ट्रॉन। बिकॉज बीटा पे नेगेटिव चार्ज होता है, और वो नेगेटिव चार्ज किसके बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो हम बीटा को क्या सब कुछ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कोई न्यूक्लियस एक बीटा डीके करता है, तो उसके साथ साथ न्यूक्लियस से कौन, न्यूट्रिनोज भी निकलते हैं। ये न्यूट्रिनो बड़े लाइट पार्टिकल हैं, बड़े हल्के हैं, और इन्हीं के ऊपर वो फोर्स कौन सा, वीक न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है। इनका एग्जिस्टेंस बहुत कम है, इनकी स्टडी भी हमारा बहुत कम पड़ेगा। बस 12th में एक आध दो चैप्टर्स में हम वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की और क्या खासियत होगी, इट्स ऑल्सो अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ये क्या है, न्यूक्लियस क्योंकि बहुत स्मॉल है भाई, 10 टू द पावर -13 -12 इस ऑर्डर का है एक न्यूक्लियस। अगर बहुत छोटा है तो उसकी रेंज भी क्या होगी, छोटी होगी। इट इज अ वीक फोर्स, तो पहले आप नोट कर लो क्या, इट इज ए वीक फोर्स, वीक फोर्स। सेकंड, it always exists in the nucleus, it always exists in the nucleus, in the nucleus at, छोड़े जाने दीजिए, चलिए थर्ड क्या, इट्स अ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। और न्यूक्लियस कैसा हमने बताया, बहुत स्मॉल। तो ये क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स। ये हो गया हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस इनसे ज्यादा मजबूत, इनसे भी मजबूत। ये ऑर्डर में लिख रहे, देख लो, सबसे कमजोर कौन, ग्रेविटेशनल, फिर कौन, वीक न्यूक्लियर फोर्स, आफ्टर दैट कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड द लास्ट वन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हम उसकी लास्ट में ही बात करेंगे, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात करते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, और इलेक्ट्रॉन की स्टडी दैट मीन्स चार्ज की स्टडी। तो अगर हम कहीं दो चार्ज्ड बॉडीज की बात कर रहे हैं, अगर हम कहीं भी दो चार्ज्ड बॉडीज या दो इलेक्ट्रॉन या दो चार्जेस की बात कर रहे हैं, दो प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, तो हम किसकी, कौन से फोर्स की बात कर रहे होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें तो इसका मतलब फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
मैग्नेटिक इसलिए बोला गया क्योंकि मैग्नेटिक में आपका चार्ज चाहे स्टैटिक हो और चाहे मूविंग कंडीशन हो, दोनों चल जाएगा। क्योंकि अगर स्टेशनरी कंडीशन पे होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और अगर वही मूविंग कंडीशन में होगा, अगर वही क्या होगा? मूविंग कंडीशन में, तो फिर वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जाता है, जो अलग टॉपिक है फिजिक्स का। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग टॉपिक है, उसमें हम रेस्ट चार्ज की बात करेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अलग टॉपिक है जिसमें हम मूविंग चार्ज की बात करते हैं। और ये दोनों मिला के एक टॉपिक, एक फोर्स माना जाता है। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, जो किसके बीच में वर्क करते हैं? जो किसके बीच में वर्क करते हैं भाई? दो चार्जेस के बीच में। कैसे? इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, ऐसे चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करते हैं ये, ठीक ना? इनसे मजबूत। ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। लास्ट फोर्स कौन सा था जिसकी हमने बात करनी है? लास्ट फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो लास्ट वाले की हम बात कर लेते हैं। आप लोग वहीं पेज में आगे बढ़ा के कहीं भी लिख दीजिएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी क्या है? लॉन्ग रेंज फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी क्या है? लॉन्ग रेंज फोर्स है। बहुत लंबी दूरी पे वर्क करते हैं ये। एक चार्ज हम यहाँ रख दें और एक दूसरा लंदन में रख दें, तब भी इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स क्या होगा? वर्क करेगा। तो लॉन्ग रेंज। नेक्स्ट, लास्ट हमारा बट नॉट द लीस्ट कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वर्ड से क्लियर कीजिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में जाना जाने वाला सबसे मजबूत बल जो है वो कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। चलिए, पहले वर्ड से हमको एक मिल गया। दूसरा क्या है? न्यूक्लियर। न्यूक्लियर है, इसका मतलब ये फोर्स एग्जिस्ट कहां करना है? न्यूक्लियस में। इट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। थर्ड क्या है? क्या है भाई? न्यूक्लियस में होंगे तो न्यूक्लियस कैसा होता है? वेरी स्मॉल। इसका मतलब कि ये भी क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स कहने का मतलब न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसके किसके बीच में वर्क करता है? सेकंड वर्ड देख लिया हमने, कौन सा? न्यूक्लियर है। सेकंड वर्ड कौन सा है? न्यूक्लियर। इसका मतलब कौन? न्यूक्लियस। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस की। एंड इन न्यूक्लियस देयर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में कौन कौन है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड वी ऑल नो दैट सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। इसका मतलब है प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे?
रिपेल कर रहे होंगे, एक दूसरे को दूर भगा रहे होंगे। जैसे आप लोगों में वो होता है क्या, तुम मेरी सीट पे मत बैठना, तुम मेरी सीट पे मत बैठना। आप हमेशा अगर वो आके आपकी सीट पे बैठ जाएगा तो आप क्या करोगे, उस कॉर्नर पे चले जाओगे, जाके बैठ जाओगे। ये क्या है, रिपल्सन। तो सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एंड स्टिल दे आर बाइंडेड इन द न्यूक्लियस। और फिर भी वो न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, एक साथ रहते हैं। इसका मतलब कि इनसे भी, इनके रिपल्सन से भी बड़ा कोई फोर्स है जो इनके ऊपर क्या करता है, वर्क करता है और इनको एक साथ बांधे रखता है। तो सोचिए, दो जो विरोधी लोग हों, एक दूसरे को कभी देखना ना पसंद करते हो, उन दोनों लोगों को एक साथ कौन ला सकता है, जो उनसे भी बड़ा हो, बहुत मजबूत हो। तो यहां पे वर्क करता है कौन, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर हम बात करें नेचर की, टाइप ऑफ फोर्स के नेचर की, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बात की, ग्रेविटेशनल, वो सबसे कमजोर बल है, वीकेस्ट फोर्स इन दिस यूनिवर्स। और सबसे लास्ट में हमने किसकी बात की, लास्ट में हम लोगों ने बात की स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और जो कि इस यूनिवर्स में क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। इस यूनिवर्स में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कोई बड़ा फोर्स ज्ञात ही नहीं है। तो नेचर अगर बात करें फिजिकल लॉज की, तो फिजिकल जो लॉज होंगे हमारे, उनका नेचर क्या होगा, वो सबसे स्मॉलर से सबसे ग्रेटर की बात करेंगे। हमेशा हम सबसे छोटे की भी बात करेंगे और सबसे बड़े की भी बात करेंगे। तो आपके फिजिकल वर्ल्ड में मेन इतना ही है। अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसमें नोट्स बना सकते हैं, वैसे कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस आपको बोर्ड में नहीं पूछे जाने। आज इसी के साथ हम आपका ये चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आपका डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ एट होम।